Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इंफॉर्मेटिव भी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत का हामिल भी है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारा आज का टॉपिक है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। पेमेंट की एप्रोप्रिएशन, पेमेंट के ऊपर तसर्रुफ, कब्ज़ा, कब, कौन, किसके लिए बनाएगा, किसको बनाएगा, कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है, किस तरह से दे सकता है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में से ये एक टॉपिक है। आई होप मैं आपको न सिर्फ बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा बल्कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के टॉपिक को दोबारा किसी से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली बर वक्त मिलते रहें। मजीद बरा मेरी फ़ीस को पे करना बिल्कुल ना भूला करें, ये मेरे लिए मोटिवेशन है, आपके लिए फ़ायदा और माशरे के लिए बेहतरी। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। मजीद बरा मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई हरजाना मुआवजा नहीं है। सेकेंडली गुजारिश करता चलूँ आपसे कि मुझे ज़्यादा कॉल्स या मैसेज करने से अवॉइड किया करें। बहुत से लोगों का शिकवा ये आता है कि सर अगर आपने हमें बताना नहीं है तो फिर यूट्यूब के ऊपर नंबर क्यों दिया। ऐसे दोस्तों से, ऐसे भाइयों से, ऐसी बहनों से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको फ्री में नंबर मिल ही गया है तो आप अगले बंदे को ना जलील करना शुरू कर दें। अगर मैंने आपको नंबर दिया तो आपको फ्री में नंबर मिल गया है यूट्यूब से तो आप उसको इतने भी ज़्यादा मैसेज या कॉल्स ना करें कि जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। और अगर आपको फ्री में नंबर मिल गया तो आप इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया करें, ज़्यादा मैसेज बिला वजह के कॉल्स करके और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। लाइक अभी कल मुझे कॉल आई कि सर फ़लाँ कॉलेज की फ़ीस कितनी है। भाई मैं उस कॉलेज का क्या हूँ, मैं मतलब अकाउंटेंट हूँ उस कॉलेज का, मैं एक एडवोकेट हूँ, मतलब मुझे क्या पता किस कॉलेज की क्या फ़ीस होगी। अंडरस्टूड बात है। तो क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, उनके ऊपर बताने से ज़्यादा हंसी आती है कि इनके ऊपर हंसा जाए। पहले थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन किया करें ताकि मैं उसको बता भी सकूं जो मेरे नॉलेज में हो। ऐसी अरलू फरलू चीज़ें ना पूछा करें मुझसे कि फ़लाँ फ़ीस कितनी होगी, फ़लाँ के मतलब क्या, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बना करें, मिच्योर। अब आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आ रहे हैं, अब प्रोफेशनल्स हैं, लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। लेजेंड्स टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं, क्रिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे फजूल क्वेश्चन नहीं पूछते। लेजेंड्स पर्सनल डिस्कशंस नहीं करते। तो काइंडली मेरे साथ पर्सनल डिस्कशन से भी गुरेज किया करें, पर्सनल टॉक से भी, और ज़्यादा मैसेज या कॉल से भी गुरेज किया करें। और मैसेज का अब मैं फर्दर रिप्लाई कर ही नहीं पाता और इन फ्यूचर शायद मैसेज का मैं सिस्टम ही ख़त्म कर दूं, तो सिर्फ कॉल्स लिया करूंगा और उसकी भी एक स्पेसिफिक टाइमिंग है, मैंने वीडियोस के नीचे मेंशन कर दी है कि आप मुझे 6 से 8 या 8 से 10 में डिफरेंट टाइमिंग मेंशन कर दूंगा। इस टाइम सिर्फ मैं कॉल्स लिया करूंगा क्योंकि इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, तो लिहाजा थोड़ा सा अवॉइड किया करें बेजा मैसेज करने से, बेजा कॉल्स करने से। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। एप्रोप्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एप्रोप्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ। एप्रोप्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है सेक्शन 59, 60 एंड 61। 3 सेक्शन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इससे डील करते हैं। एप्रोप्रिएशन बेसिकली एक जो ये प्रिंसिपल दिया गया, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये ए है, ये बी है। बी डेब्टर है, ए क्रेडिटर है। क्रेडिटर कहते हैं उस शख्स को जो कर्जा देता है, डेब्टर कहते हैं उस शख्स को जो कर्जा लेता है। बी ने ए से 3 डिफरेंट टाइम्स में 3 बार लोन लिया। एक लोन 1 लाख का लिया, दूसरा लोन 2 लाख का लिया, तीसरा लोन 3 लाख का लिया। एक लोन बी ने 1 मार्च को लिया, दूसरा लोन बी ने 5 मार्च को लिया और तीसरा लोन बी ने 10 मार्च को लिया। 3 डिफरेंट टाइम्स में 3 डिफरेंट लोन्स लिए बी ने ए से। अब वापस करने का टाइम आ गया। बी क्या करता है, 2 लाख ए को रिटर्न कर देता है अपने क्रेडिटर को। अब कौन सा लोन सेटल होगा,
कौन सा डेप्ट सेटल होगा, कौन सा कर्जा खत्म किया जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा, कौन सा कर्जा डिस्चार्ज होगा, 1 लाख वाला, 2 लाख वाला, 3 लाख वाला। कंफ्यूजिंग। अगर वो 2 लाख वाला करता है तो पहले कर्जा 1 लाख का लिया था वो कहाँ जाएगा, वो तो टाइम बार्ड की तरफ चला जाएगा। अगर वो 1 लाख वाला करता है तो अगला 1 लाख इंस्टॉलमेंट में डाल ही नहीं सकता। किस तरह से इसको मैनेज करेगा, कैसे मैनेज करेगा? इस तमाम सिनेरियो को कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो कर्जा वापस कर रहा है वो कौन से लोन के अंदर सेटल होगा, कौन सा लोन डिस्चार्ज होगा, किस कर्जे को पहले सेटल किया जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। क्योंकि अगर 2 लाख बी ने 2 लाख ए को दिया और उसने एक कर्जा 1 लाख का लिया था, एक 2 लाख का, एक 3 लाख का। अब अगर ए 2 लाख रुपए बी से लेकर दरमियान वाला जो सेकंड वाला लोन है 2 लाख वाला उसको सेटल करता है, तो जो पहले लोन लिया गया था वो तो टाइम बार्ड हो जाएगा, क्योंकि वो पहला जो लोन है सेटल, उसको इनिशियल तो लॉजिक तो ये कहता है कि जो फर्स्ट लोन है उसको सेटल करना चाहिए। अगर उसको सेटल करता है तो 2 लाख में से 1 लाख जो पहला लोन लिया वो खत्म हो गया, अब उसके पास 1 लाख बच गया। इंस्टॉलमेंट का तरीकाकारी कोई नहीं, ना इंस्टॉलमेंट यहां पर एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि लॉ कहता है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंस्टॉलमेंट हो ही नहीं सकती, आपको पूरी टोटल फिगर अमाउंट देनी पड़ेगी। तो ये जो प्रिंसिपल है, किस तरीके से सेटल होगा, कैसे सेटल होगा, कौन सा लॉ सेटल होगा, कहां पर सेटल किया जाएगा, यही सारे का सारा एप्रोप्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस एग्जांपल को मैं क्लैरिफाई करके आपको समझा दूं, ताकि फर्दर क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हमें इसकी आसानी से समझ आ जाए पूरे क्वेश्चन की। बी ने 2 लाख अगर ए को लोन दिया तो ए ने क्या करना है, पहली टर्म बी से पूछेगा कि भाई कौन सा लोन आपने सेटल करवाना है, 1 लाख पहला, 2 लाख दूसरा या 3 लाख तीसरे वाला। अगर तो बी ने बता दिया कि भाई पहला मैंने आपसे लोन लिया था 1 लाख, ये 2 लाख मैं आपको दे रहा हूं, उस 1 लाख को आप लाइन मार दो, खत्म कर दो, जीरो कर दो, डिस्चार्ज कर दो, और अगला 1 लाख इंस्टॉलमेंट नहीं है दूसरे लोन की, ये आप अपने पास से जमा कर लो, सेव कर लो, मेरी तरफ से एडवांस आ गया। जब दोबारा मैं 1 लाख और दूंगा तो मेरी जो दूसरा लोन की किस्त है या जो दूसरा लोन है 2 लाख वाला वो सेटल हो जाएगा। तो चूंकि ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये बी इसको जमा करवाएगा, एक चीज। दूसरी चीज, अगर बी इसको नहीं कहता कि आप फलां लोन, पहला लोन, दूसरा या तीसरा कर्जा मेरा सेटल कर दो, तो ए के पास भी ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि ए अपनी मर्जी से भी सेटल कर सकता है। अगर तो तीनों लोन में, कर्जों में अभी टाइम पड़ा है, टाइम बार्ड नहीं हो रहे, वक्त नहीं गुजर रहा, तो 2 लाख बी ने ए को दिया, ए उस 2 लाख को या तो पहला लोन सेटल कर देगा और 1 लाख अपने पास एडवांस कर लेगा, जमा कर लेगा, या दूसरे वाला जो लोन है 2 लाख उसको डिस्चार्ज कर देगा। अब बी ने 2 लोन बकाया देने हैं ए के, एक पहला 1 लाख वाला और एक तीसरा 3 लाख वाला। अब अगर दोनों ने, बी ने 2 लाख दिए, ए ने 2 लाख ले तो लिए, अपने पास रख भी लिए, लेकिन कुछ लोन सेटल नहीं किए कि कौन सा लोन सेटल करूं। हो सकता है ए को पता ही ना हो, या अनकॉन्शियसली ए भूल गया, पैसे लेकर ए भूल गया। यहां पर लॉ ये कहता है कि अकॉर्डिंग लॉ आपने इनिशियल जो लोन है उसको सेटल करना है ऑटोमेटिकली, खुद मुख्तियार तरीके से। पहला लोन आपने सेटल कर लेना है, 1 लाख आपसे सेटल हो गया, दूसरा 1 लाख आपके पास अजाफी बच गया, उसको आपने अपने पास जमा कर लेना है। अब बी ने आपका टोटल जो देना है वो 4 लाख, लोन आपके बी ने बेसिकली 2 देने हैं। जब वो 1 लाख दूसरे लोन का बकाया देगा तो दूसरा लोन सेटल हो जाएगा। लोन 2 ही रहेंगे, इंस्टॉलमेंट कंसीडर नहीं की जाएगी लोन के अंदर। ये लोन स्ट्रिक्टली यहां पर बोल दिया, लोन 2 ही रहेंगे, लेकिन 1 लाख एडवांस जमा हो गया ए के पास। अब जब बी 1 लाख और देगा तो दूसरा वाला लोन खत्म हो जाएगा, या टोटल 4 लाख देगा तो टोटल लोन ही सभी के सभी सेटल हो जाएंगे। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल है कि अगर कोई शख्स एक ही शख्स से एक से ज्यादा बार और एक से ज्यादा टाइम में कर्जा लेता है तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, बहुत सी रीजंस हैं, जिनमें एक रीजन ये भी है कि जनरली लोग क्या करते थे, 1 मार्च को लाख रुपए दिया, 5 मार्च को 2 लाख, 10 मार्च को 3 लाख रुपए दिया। अब बी ने अगर 2 लाख वापस कर दिया है तो यहां पर ए की मेलाफाइडी क्या होती थी, ये दरमियान वाला जो लोन है उसको सेटल कर देता था। अब 1 लाख ने टाइम बार्ड होना है फॉर एग्जांपल 10 दिन के बाद, और बी ये कर्जा रिटर्न कर रहा है 10 दिन के ही बाद। समझ आ रही बात की? यानी कि ए ने बी को टाइम दिया कि 10 दिन में आपने मेरा तमाम कर्जा वापस करना है। यकम वाला कर्जा 10 को, 5 वाला कर्जा 15 को, 10 वाला कर्जा 20 को। अगर आप 10 दिन के अंदर मुझे मेरी पेमेंट नहीं कर पाए तो फिर इनके ऊपर मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा, डबल ट्रिपल व्हाट्सएवर, जो भी इनका कॉन्ट्रैक्ट तय होता है। तो अगर ये प्रिंसिपल ना होता, अगर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का प्रिंसिपल ना आया होता, तो जो ए की मेलाफाइडी है, फॉर एग्जांपल ए को 2 लाख कर्जा देता है और ए उस 2 लाख को जो दूसरे वाला लोन है 5 मार्च को दिया गया था उसको सेटल कर देगा। अब अगले दिन डेट आ गई 11, तो 1 लाख वाला कर्जा बी का वहीं पर मौजूद है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट डबल हो जाएगा या इंटरेस्ट लग जाएगा, 444, जो भी उनका आपस में सेटल होता है। तो इस एम्बिग्विटी से बचने के लिए
दोनों के राइट्स की प्रोटेक्शन करते हुए लॉ ने एप्रोप्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल लॉन्च किया, ताकि दोनों के राइट्स को बराबर मसावी तौर पर न सिर्फ प्रोटेक्ट किया जा सके बल्कि दोनों को एक फ्री और फ्रीडम प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि जहां पर कोई शक व शुबहात ना आए, एम्बिग्विटीज ना आए, कोई प्रॉब्लम्स ना आए, दोनों सेटल करके अपने बिजनेस को चला सके। तो इसलिए इसका मकसद था इस प्रिंसिपल को लॉन्च करने का, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट या एप्रोप्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या है? व्हेन अ डेब्टर, जो कर्जा लेता है, व्हेन अ डेब्टर रिटर्न द मनी टू हिज क्रेडिटर, जो कर्जा देता है, इंस्ट्रक्ट, इस हदायत के साथ, टू हिज क्रेडिटर, अपने क्रेडिटर को जिससे वो कर्जा लेता है, डेट फ्रॉम इन विच डेब्ट, जब कर्जा लेने वाला कर्जा रिटर्न करता है अपने क्रेडिटर को, उसको इस हदायत के साथ कि ये कर्जा मैंने फलां डेब्ट में, जो फलां डेट को लिया था, ये मैं उसका दे रहा हूं, बाकी मेरा रहता है वो मैं आपको बाद में दे दूंगा। द पेमेंट टू बी डिस्चार्ज, वो वाली पेमेंट डिस्चार्ज हो जाएगी। इट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट एंड अकॉर्डिंग लॉ क्रेडिटर इज बाउंड टू डिस्चार्ज द पेमेंट अकॉर्डिंगली। इसी लॉ के तहत क्रेडिटर बाउंड है पेमेंट को डिस्चार्ज करने का। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं जी अब पहला जो कर्जा है वो टाइम बाउंड होगा तो आप मुझे इसके ऊपर जो है ना वो इंटरेस्ट दें, सूद दें, प्रॉफिट दें। नो, इसको अकॉर्डिंग लॉ ही चलाना पड़ेगा। मीनिंग ऑफ क्रेडिटर, जो कर्जा देता है। मीनिंग ऑफ डेब्टर, जो कर्जा लेता है। रूल ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अब हो गया जी स्टार्ट रूल। फर्स्ट रूल एप्रोप्रिएशन बाय डेब्टर, जो कर्जा लेता है, पहला रूल है उसकी तरफ से। ये सेक्शन डील करता है 59 के साथ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ईच डेब्टर हु टेक्स सेवरल डेब्ट्स फ्रॉम सिंगल क्रेडिटर, हर कर्जा लेने वाला जो एक से ज्यादा कर्जे लेता है एक ही क्रेडिटर से, चाहे वो क्रेडिटर बैंक हो सकता है, वो इन पर्सन कोई भी हो सकती है, वो कंपनी फर्म कुछ भी हो सकता है। ही हैज राइट टू इंस्ट्रक्ट, उसका ये हक है, डेब्टर का ये हक है, हिज क्रेडिटर, अपने क्रेडिटर को, दैट पेमेंट टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम पर्टिकुलर डेब्ट एंड इट इज ड्यूटी ऑफ क्रेडिटर। ये उसका हक है कि जब वो पेमेंट करेगा और बताएगा कि ये पेमेंट फलां डेब्ट को खत्म कर रही है, फलां कर्जे को खत्म कर रही है, फलां जो मैंने आपसे लोन लिया था उस लोन की मद में पेमेंट की है, बाकी लोन बकाया वो भी चलते रहेंगे, दिन दे रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये राइट है डेब्टर का, और क्रेडिटर की ड्यूटी कि जो उसने बताया है उस पेमेंट को, उस कर्जे को डिस्चार्ज करे। एप्लीकेशन ऑफ रूल, द रूल एप्लीकेशन पेमेंट अप्लाई अपॉन वेयर सेवरल डेब्ट एंड इट इज नॉट अप्लाई अपॉन अ सिंगल डेब्ट विच इज पेएबल बाय द इंस्टॉलमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एप्रोप्रिएशन का जो रूल है ये सेवरल डेब्ट के अंदर, मतलब एक कर्जा, दो कर्जा, तीन चार कर्जे लिए हुए एक ही बंदे ने, भुख बहुत सी ओदी कोले, उसने 3-4 बार कर्जा ले लिया बैंक से, तो ये इसके ऊपर अप्लाई होगा जब एक से ज्यादा कर्जे लेके। ये नहीं कि आपने एक ही कर्जा लिया बैंक से या किसी इन पर्सन से 1 लाख रुपया और आप उसको कहते हो अब आपने वो कर्जा वापस करना है 30 दिन में, और आप 30 दिन के बाद उसको 20,000 पकड़ा देते हो, कह लो जी 20,000 रुपया किस्त ले लो तो बाकी मैं दिन दे रहा। इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकती। फिर अगर आप 20 देते हो, 30, 50 देते हो तो वहां पर टाइम बार्ड हो जाएगा, फिर आपके ऊपर वही टर्म्स अप्लाई होंगी जो इन केस ऑफ इंटरेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई हैं, प्रॉफिट की सूरत में रखी गई हैं। तो ये नहीं होता कि 30 तो सा चलाक बनो, 30 नू आके 20,000 उन्होंने दे दो अपने क्रेडिटर को, उसको बोलो कि बाकी दिंदा रहांगा मैं, ऐसे नहीं होगा। तो इसलिए इसके अंदर इंस्टॉलमेंट नहीं होंगी। ये बात मैंने आपको पहले बता दी। एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। इनडायरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ बाय डेब्टर, ईच डेब्टर हु टेक्स सेवरल डेब्ट्स फ्रॉम सिंगल क्रेडिटर, सेम वही बात है। डेब्टर मेक अ पेमेंट टू हिज क्रेडिटर विदाउट द एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन debt from which debt payment to be discharged. In such case it is duty of creditor to discharge the payment from the debt which is intended by the debtor. अगर वो इंटेंशनली, अगर वो इनडायरेक्ट एप्रोप्रिएशन करता है कि यार फॉर एग्जांपल वो जो बी है वो 2 लाख वापस करता है और ये नहीं कहता कि मेरी 2 लाख की या 3 लाख या 1 लाख की, वो कहता है यार जो मेरा पहला लोन है ना उसको कर लेना। मतलब इनडायरेक्ट वजाहत के साथ नहीं कहता कि 1 लाख को करना, 2 लाख, वो कहता है यार मेरा जो पहला लोन है ये फलां डेट को जो लोन लिया था ना उसको डिस्चार्ज कर देना। तो फिर भी ये क्रेडिटर की ड्यूटी है, बाउंड है वो कि उस लोन को डिस्चार्ज करे। या तो वाज़ेह डेब्टर कह दे कर्जा लेने वाला, या इनडायरेक्ट कह दे कोई डेट का हवाला देकर या कोई और बात का हवाला देकर। सेकंड रूल एप्रोप्रिएशन बाय क्रेडिटर। पहले हमने पढ़ा एप्रोप्रिएशन बाय डेब्टर, कर्जा लेने वाले की तरफ से एप्रोप्रिएशन कैसे होगी। अब है कर्जा देने वाले की तरफ से एप्रोप्रिएशन कब होगी। ये सेक्शन डील करता है सेक्शन 60 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इफ द डेब्टर डज नॉट गिव एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्ट, अगर डेब्टर कर्जा लेने वाला वजाहत के साथ या इनडायरेक्टली कोई बात नहीं करता, बस पैसे पकड़ा देता, शरीफ है बहुत बंदा, उसे पैसे पकड़ा दे कि यार लो जी क्रेडिटर साहब ताड़े पैसे तो मेरी पेमेंट काट लेना। मतलब वो कुछ नहीं कहता कि फलां पेमेंट काटना, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट ना एक्सप्रेसली ना इंप्लाइडली। देन एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट creditor, the creditor has right to discharge the payment on his own direction from any debt. He can discharge the receive amount from any lawfully debt but cannot discharge the payment of unlawfully debt. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली पेमेंट उसने 1 मार्च को दी,
क्रेडिटर ने एक लोन दिया, फिर उसने दूसरा लोन 5 मार्च को दिया, फिर 10 मार्च को दिया, और प्रॉमिस ये था कि 10 दिन के अंदर आपने मेरी तमाम पेमेंट जो है ना, हर डेप्ट 10-10 दिन में आपने रिटर्न करना है। अब बी क्या करता है, 12 को यानी कि 10 दिन से 2 दिन ज्यादा लेकर 1 लाख वापस कर देता है, 2 लाख दे देता है उसको क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर चाहे तो 1 लाख को डिस्चार्ज कर सकता है, नहीं तो 2 लाख वाली पेमेंट को डिस्चार्ज कर दे और 1 लाख की जो पेमेंट है उसके ऊपर 1 लाख की पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट लगा दे, सूद लगा दे, प्रॉफिट लगा दे, व्हाट्सोएवर। ये हमारा टॉपिक नहीं है सूद हलाल हराम का, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं। तो इसलिए जब आप लॉ को सीख रहे हो तो ये आपसे गुजारिश है कि अपने माइंड को इस्लामिक ना रखें, लॉजिकली रखा करें। इस्लामिक लॉ के ऊपर इस्लामिक लॉ पर जब हम बात करेंगे तब अपने माइंड को इस्लामिक रखें, जब आप लॉजिकली लॉ के ऊपर आप बात कर रहे हैं तब अपने माइंड को इस्लामिक ना रखा करें। अगर आपने लॉ सीखना है तो यहां पर एक इंसान बनकर आए, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, शिया बनकर आप कानून नहीं सीख सकते। ये बात हम, अगर आपने एक बेहतरीन कामयाब वकील या एक बेहतरीन जज या एक बेहतरीन टेक्नोक्रेट बनना है तो आपको इंसान बनना पड़ेगा। किसी फिरके से ताल्लुक आपका नहीं होना चाहिए। आप शिया ना हो, आप सुन्नी ना हो, आप देवबंदी ना हो, आप वहाबी ना हो, किसी भी फिरके से आपका ताल्लुक नहीं होगा, तभी आप बेहतरीन कानून को सीख सकते हो। अदरवाइज आप रिस्ट्रिक्टेड लॉ सीखोगे और लिमिटेड लाइफ गुजारोगे, अनलिमिटेड लाइफ नहीं गुजार सकते। तो अगर ये क्रेडिटर की ड्यूटी है कि बी ने उसको, डेप्टर ने उसको कर्जा दिया टाइम बार्ड की सूरत में, तो वो चाहे तो टाइम बार्ड कर सकता है, चाहे तो वो टाइम बार्ड वाला कर्जा सेटल कर सकता है, अगर चाहे तो जो टाइम बार्ड नहीं है वो सेटल करे और टाइम बार्ड के ऊपर उसके ऊपर फाइन लगा दे डेप्टर के ऊपर। बट ये क्रेडिटर की डिस्क्रिशनरी पावर्स है, वो चाहे तो सेटल करे, चाहे तो सेटल ना करे। एग्जाम्पल, एप्रोप्रिएशन ऑफ बाय लॉ, ये थर्ड रूल है जो सेक्शन 61 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से डील करता है। ये क्या है, व्हेन अ डेप्टर डज नॉट इंस्ट्रक्ट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, जब डेप्टर वजाहत या दबे अल्फाजों में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता, एंड क्रेडिटर डज नॉट आल्सो डिस्चार्ज द पेमेंट ऑन हिज ओन डायरेक्शन। ऊपर तो हमने पढ़ा ना कि अगर या तो डेप्टर डायरेक्शन करके पेमेंट को डिस्चार्ज करवाएगा या क्रेडिटर डिस्चार्ज करवाएगा। यहां पर ना डेप्टर वजाहत के साथ कहता है कौन सा लोन डिस्चार्ज करना और ना ही क्रेडिटर को याद रहता है। देन सेक्शन 61 वुड अप्लाई, फिर सेक्शन 61 अप्लाई होगा। In such case, the payment by debtor will be discharged toward the debts in order to the time. In section 61, the method of appropriation of payment apply as per law. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर क्रेडिटर भी भूल जाता है, डेप्टर भी भूल जाता है, पेमेंट वो दे देता है, तो फिर अकॉर्डिंग लॉ कैसे, जो टाइम बार्ड नहीं है उसको लॉ नहीं छेड़ेगा, जो टाइम बार्ड है उसको डिस्चार्ज कर देगा। अब जो टाइम बार्ड है इसके लिए अलग से जो सूट की प्रोसीडिंग है, समथिंग डिफरेंट, वो उन दोनों की आपस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है या इन कोर्ट सेटलमेंट होती है, ये डिपेंड करता है उन दोनों के ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल, द रूल एप्लीकेशन दिस रूल एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट apply when no party makes any appropriation. In this situation law gets the right to appropriation of payment. जहां पर दोनों पार्टी से appropriation नहीं करती वहां पर फिर ये राइट लॉ के पास होता है। When principal and interest both are due, जब प्रिंसिपल जो अमाउंट ली गई है और जो उसके ऊपर प्रॉफिट लगना है, इंटरेस्ट फायदा जो क्रेडिटर ने डेप्टर से लेना है, यानी कि 1 लाख दिया और उसने बोला कि 1 लाख के ऊपर मैं आपसे 10,000 रुपये 20,000 प्रॉफिट लूंगा, तो ये दोनों अमाउंट रहती हो, फिर कैसे सेटल होगी। If the payment has been without expressly starting, that is toward interest or principal, payment must be discharged from interest first and then from the principal. It is emphasized by law that if the creditor accepts the payment, he must follow above rule of appropriation, otherwise he must refuse to accept the payment. If payment has been without expressly starting, that is toward interest or principal, payment must be discharged from interest first and then principal. अगर पेमेंट दी गई है, ए ने 1 लाख रुपये दिया है और 1 लाख के ऊपर 10,000 प्रॉफिट था, तो उस 1 लाख को 90,000 वो उसकी प्रिंसिपल, उस 1 लाख कहने से 10,000 वो अपना इंटरेस्ट पहले कट करेगा, लेगा, फिर जो बाकी पैसे हैं वो उसकी एक्चुअल जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके अंदर सेटल करेगा। ये भी एक रूल है एप्रोप्रिएशन का। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। इन केस ऑफ एनी इम्बिग्विटीज, इन केस ऑफ एनी हेजिटेशन, इन केस ऑफ एनी क्रिटिकल सिचुएशन, आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस एक क्योंकि मुझे पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स के जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनको समझना, समझाना, इनको माइंड में रखना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में, प्लीज़ कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस एक क्वेश्चन के ऊपर ही पूरा एक लेक्चर बना दूं ताकि आपकी तमाम एम्बिग्विटीज और मज़ीद इसके अंदर क्लियर हो सके, हल हो सके।
अगर आप अब तक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे देख रहे हैं तो आपके ज़ौक और शौक को तो सलाम करना पड़ेगा, आपकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। लेक्चर पसंद आने की सूरत में इसको अपने तमाम हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ व अक़ारब के साथ, अपने फ्रेंड्स कॉलीग्स के अंदर शेयर ज़रूर किया करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो सकें। इस काविश में आप भी मेरे हम कदम हो सके, हम कदम चल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर किया करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पेजेस में। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।